हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस बाई चौहान सर में। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या है। जैसे पहले इसको देखते हैं हम, धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पढ़ाई है, हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म मतलब इसके शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। तांबा और टिन, इनका जो मिश्रण होता है, जो कांसा बनता है, तो उन लोगों ने कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। उनके उत्तराधिकारी जो थे वो लौह युग से परिचित रहे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। लोहा जो कौन सा था? खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। अब चलो आगे देखते हैं लौह स्तंभ। ये लौह स्तंभ है, देखो मेहरौली, ये मेहरौली जगह है दिल्ली में। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह है लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ये वाला स्तंभ जो साइड में दिखा रखा है, ये वाला, ये उनकी कुशलता, जो शिल्पकार थे उनकी कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, 7 मीटर 200 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। जो इस पर जो खुदा हुआ है अभिलेख, उस पे हमें जानकारी मिलेगी कि ये कितना पुराना बना हुआ है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। उस शासक का क्या नाम है? चंद्र, जो संभवतः गुप्त वंश के थे, जो गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी, उससे संबंधित थे। तो उनका जिक्र है इसमें। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। मतलब ये ऐसा है लौह स्तंभ, जबकि लोहे में जंग लग जाता है, लेकिन इसमें जंग नहीं लगा है। तो अब हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा, इस पैराग्राफ में भी कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो जीके में आने के लिए कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस लौह स्तंभ के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये लौह स्तंभ कहाँ पर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई के बारे में पूछा जा सकता है और ये कितना पुराना है, ये भी पूछा जा सकता है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें, ईंटों की और पत्थरों की जो इमारतें थी, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों के में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। ये मेन बात है इसकी, स्तूप के अंदर एक छोटा सा डब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी, जो बुद्ध थे या उनके फॉलोअर्स जो थे, उनके शरीर के अवशेष, शरीर के जो अवशेष थे, क्या, जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इनमें से कुछ ना कुछ उसमें उस डब्बे के अंदर रखा रहता है। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर मिट्टी का टीला होता था।
धातु मंजूषा के ऊपर क्या, मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था। क्या हुआ, ईंटों से ढक दिया गया उस टीले को, और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। ये आपको दिखाई भी दे रहा है साइड में, ये जो स्तूप है, अभी दिखाऊंगा इसको। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। रास्ता मतलब वृत्ताकार, उसके चारों ओर प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा करने के लिए, उसे बोलते हैं हम प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका बोलते थे। वेदिका का मतलब है जो रेलिंग लगी हुई होती थी इसके चारों ओर रास्ते पर, तो उसको बोलते हैं हम वेदिका। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण, तोरण क्या है, ये प्रवेश द्वार को ही बोला गया तोरण, प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अब पहले देखो इसको देख लेते हैं। ये सांची का स्तूप है, देखो ये रहा, ये इसके बारे में पढ़ो पहले। ये है सांची का महान स्तूप। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। ठीक है, तो ये बाद के शासकों ने ये सब इसमें चेंज कराया। अब इसको देख लेते हैं। ये है हमारा सांची का स्तूप। ये तो वो डब्बा है, उसके ऊपर क्या होता था, ये देखो, ये दिखाया मैंने थोड़ा सा जूम करके, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। तो इसको क्या, पहले उसको ईंटों से ढक दिया जाता था, और बाद में जो है जो तराशे हुए पत्थरों से, देखो कितना तराशे हुए पत्थरों से उसको ऐसे ढक दिया जाता था। कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में भी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। जो है मैप में दे रखी है अमरावती। यहां कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। जो पिछले चैप्टर में मैप था वहां पर अमरावती, अमरावती में क्या एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। क्या करते थे, पहाड़ियों को काटकर। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। कौन सा भाग होता था, गर्भगृह, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। जैसे शिव का मंदिर है तो भगवान शिव की जो मूर्ति होगी वो गर्भगृह में रखी जाएगी। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्ति पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए उसको दिखाने के लिए सेंटेंस फिर पूरा अभी नहीं हुआ। हाँ, भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर बोलते थे, पीक, चोटी इसकी। तो अब देखो यहाँ पे जो है ये तो दिखा दिया। यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला बाएं बाएं ऊपर ये जो दिखाया गया है, ये वाला लेफ्ट में, ये वाला, इसके बारे में देखो।
उत्तर प्रदेश के भितरगांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। मंदिर के बारे में देख लिया। दाएं दाएं वाला जो महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम देखो ये वाला, ये महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। एकाश्मिक मंदिर, अब एकाश्मिक मंदिर को समझना, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर अलग अलग मंदिर बना दिए गए, इसीलिए इन्हें एकाश्म कहा गया, मोनोलिथ। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक तरह से तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। तो देखो, जब हम ईंटों से बनाते तो नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ इनकी ईंटों की तह बनाते हुए ऊपर की तरफ चलते हैं। लेकिन जब चट्टान से बनाते हैं, चट्टान को ऊपर से काटते हुए ऊपर से नीचे के क्रम में चलते हैं हम। अब दाएं इस वाले को देखते हैं। यह है एहोल का दुर्गा मंदिर। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, यह है एहोल का दुर्गा मंदिर, ये वाला। चलो अब आगे देखते हैं। हमने कर लिया था यहां तक, जिसे क्या बोलते थे, शिखर। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। किस नाम की? मंडप नाम की। यह सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे, लोग बाग इकट्ठा होते थे, वहां पर सभागार, मीटिंग होती थी। अब इसके बाद स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? ये आम आदमी तो बना नहीं पाता था स्तूप और मंदिरों को। चलो देखते हैं। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। जहां मंदिर या स्तूप बनाना, वहां पर इनको शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहां पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों के चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। भारी भारी होते थे ये, बड़ा मुश्किल काम होता था। ये जो है उड़ीसा का जैन मठ मंदिर है, ये वाला। फिर आगे देखते हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार और सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे गए। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। यह चीज देखने वाली।
अब देखते हैं हम अजंता। अजंता यह वह जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। किसके लिए? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। मशाल जलाकर उनकी रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। कितनी खास बात है कि 1500 साल के बाद भी ये रंग अभी भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे, प्लांट से और मिनरल से। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। कोई इनकी संपूर्ण जानकारी नहीं है कौन से कलाकार थे। अब आया पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। जो व्यापारी था कहाँ रहता था? पुहार में। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर उसको अनदेखा करता था। वो उस पर कोई ध्यान नहीं, और उसके बजाय वो एक नर्तकी का नाम था माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वह और उसकी पत्नी, मतलब वो प्रेमिका नहीं, प्रेमिका तो माधवी थी, दोनों मदुरई चले गए, जहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी अभी भी उससे प्रेम करती थी। इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। अच्छा, अब आगे देखो। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये कई रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले ही हमें मिल पाई। अन्य लेखक जैसे कालिदास ये क्या संस्कृत में लिखते थे? कालिदास लिखते थे संस्कृत में। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इस काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। जो हमारे पुराण है इसी में शामिल है। पुराण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है प्राचीन। पुराणों में किस किस का जिक्र है? देखो, पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की जो है विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो क्या पुराण को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। जो कहानी लिखी गई है इसकी
1500 साल पहले लिखी गई है बहुत पुरानी कहानी। तो जो हमारा हमारी भगवत गीता है वो किसका, महाभारत का ही एक हिस्सा है। व्यास जो है, व्यास ऋषि, उन्होंने ये माना गया, उन्होंने ही पुराणों और महाभारत का संकलन उन्होंने किया। और जो अब आपने देख लिया, अब इसके महाभारत के बारे में सुना। महाभारत के बारे में अगर कहानी कहने लगे तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। महाभारत एक बहुत बड़ी गाथा है, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा ये हमारा महाकाव्य है, सबसे बड़ा मान के चलो। जो कि भगवत गीता वो भी इसका एक पार्ट है। तो इसके बारे में बस इतना पता है, आगे अगली क्लासों में हम और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि बने। आम लोगों द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थीं। तो ये कहानी है, ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की, और इसके बारे में आगे भी और पढ़ेंगे हम। अब थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काइलून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कभी पूछा जाए तो आविष्कार किसने किया? काइलून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ और सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। क्यों? क्योंकि चीन में बना था। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। जो हमारे यहाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ से जानकारी आई? बगदाद से। अब देखो इसमें थोड़ा सा बाद में ये चैप्टर तो यहाँ पर पूरा हो जाता है,
लेकिन अब देखते हैं हम मैप, ये रहा भारत का। भारत का जो ये मैप है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखो। देखो, सबसे ऊपर ये है हमारा लेह लद्दाख, लेह लद्दाख। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर ये है। हिमाचल प्रदेश ये है हमारा। राजधानी कहाँ है? शिमला। ये पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है यहाँ पर, और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। ये हमारा उत्तराखंड राज्य है, ये वाला उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो और यहाँ पे इसके नीचे अब हम आते हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश। ये सब ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई। नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ये अलग हो गई। अब इसके बाद में ये तो अलग कंट्री है नेपाल। अच्छा, इधर राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। इधर बिहार की राजधानी पटना है, ये जो इधर दी हुई है राइट हैंड पे, ये बिहार की राजधानी पटना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और इसके बाद जरा मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं, पहले कलर चेंज करके दिखाता हूं मैं। चलो ब्लैक कर लेता हूं मैं कलर। अच्छा, अब देखो इधर गुजरात, ये रहा गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इनकी जो वो भी लोकेशन सबकी ध्यान रखना। ये तो इधर अलग देश हो गया। भूटान, भूटान की थिम्पू है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है ये राजधानी। असम, ये असम है, असम की दिसपुर है। तो और ये नीचे मणिपुर है, मणिपुर की कोहिमा है। बांग्लादेश, बांग्लादेश ये अलग कंट्री हो गया। ये पश्चिम बंगाल है, इसकी कोलकाता है। झारखंड की रांची है, ये राजधानी दे रखी है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। और इसके अब हम नीचे आते हैं थोड़े, कोई छूट गया हो तो देख लेना। अच्छा, मध्य प्रदेश की हमने देख ली है। इसके बाद में उड़ीसा है, इधर उड़ीसा की भुवनेश्वर है। और देखते हैं हम इधर तेलंगाना है, इसकी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ कर्नाटक है, ये जो है पिंक है ये। और इसके नीचे कैपिटल भी देख लेना, बेंगलुरु है इसकी। ये इधर तमिलनाडु है, नीचे तमिलनाडु है। और इधर की साइड में ये केरल है। नीचे हमारा श्रीलंका है, जो कि एक अलग कंट्री है और समुद्र के रास्ते से ये जुड़ा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि और बच्चों का भी फायदा हो सके। धन्यवाद।